आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण बिल, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा मैं डिटेल में कवर करवाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक आज कवर करवा दूंगी। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल पहली बार कब पेश किया गया था? पहली बार इसको 1996 में पेश किया गया था। अब देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है यह 1996 में तत्कालीन HD देवगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन यह उस समय पारित नहीं हो सका था। बहुत सारे इसके विरोध में आ गए थे। देखिए, उस समय यह जो बिल है यह 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को कौन से संविधान संशोधन बिल के तहत नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया? उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी सही है। 128वें संविधान संशोधन बिल के तहत नारी शक्ति वंदन विधेयक को 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 128वां संविधान संशोधन बिल जो है, जिसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या फिर इसका एक और नाम है महिला आरक्षण बिल। लेकिन इसको हमने नाम क्या दे रखा है? बीजेपी पार्टी ने इसको क्या नाम दिया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया है। ठीक है, इसे कब लोकसभा में पास किया गया? इसे पास कब किया गया लोकसभा में? इसे पेश किया गया था 19 सितंबर को और पास किया गया है 20 सितंबर को। ठीक है, 20 सितंबर को पास किया गया। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा बिल जो है यह पास हो जाता है 20 सितंबर 2023 को। इसके पक्ष में कितने वोट पड़े और विरोध में कितने वोट पड़े आपको बताना है। लोकसभा में जब इसे पास किया गया था तो देखिए, इसके पक्ष में याद रखिएगा 454 इसके पक्ष में वोट पड़ते हैं कि हाँ, इस बिल को पास कर देना चाहिए, और 2 ऐसे वोट थे जो उसके विरोध में थे। तो विरोध में कौन थे? देखिए, इस बिल के खिलाफ जो थे वह AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद जो है इम्तियाज जलील, इन्होंने वोट दिया था खिलाफ में। ये पार्टी कौन सी है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा ज़रूर सर्च करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह कब बिल राज्यसभा में पेश हुआ? अब देखिए, 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया, 20 सितंबर को इसको पास कर दिया गया लोकसभा में। अब आपसे सवाल पूछा है राज्यसभा से संबंधित, तो देखिए राज्यसभा में इसको पेश किया गया था 21 सितंबर को। जिस दिन पेश किया गया उसी दिन यह पास भी हो गया। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर इसके कोई अगेंस्ट में नहीं था। देखिए, संसद में जितने भी सांसद मौजूद थे ना राज्यसभा में, 214 सभी ने इस बिल का समर्थन किया और इसे तत्कालिक पास कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, महिला आरक्षण जो विधेयक है इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया गया है? कितना प्रतिशत? याद रखिएगा, 33%। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए ही महिलाओं के लिए यह रिजर्वेशन लागू किया गया है। इसमें राज्यसभा के लिए नहीं है और ना ही विधान परिषदों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोकसभा में कितनी महिला अभी हम देखें, अभी जो लोकसभा है हमारी, इसमें कितनी महिला सांसद हैं? अभी वर्तमान में कितनी हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 82 हैं। अभी वर्तमान में सिर्फ 82 महिलाएं हैं, महिला सांसदें हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इनमें से कितनी सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? कितनी हो जाएंगी? तो देखिए, इसका अगर आप 33% करते हैं तो यह होगा 181 सीटें। ठीक है, अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं, अब इसमें 181 जो सीटें हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। मतलब जो तीसरी होंगी, इसमें से जितने भी सांसद जो बैठे होंगे उसमें से हर तीसरी जो होगी वह महिला होगी। ठीक है, अब देखिए, इस विधेयक में कहा गया है कि जो महिला आरक्षण विधेयक है इसमें कहा गया है कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी इसका अर्थ यह हुआ, यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
ठीक है। और जितनी भी राज्य हैं उनकी जो भी विधानसभाएं हैं उसमें से आपको 33% निकालना है। जितनी भी सीटें हैं, जैसे राजस्थान में अभी 200 सीटें हैं विधानसभा की, इसका आप 33% कीजिएगा और जितनी सीटें बनती हैं वो सब महिलाओं के लिए होंगी, ठीक है। अब देखिए, इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं। अगर नहीं है महिलाएं तो इस सीटें भले ही खाली रहें चलेगा, लेकिन सिर्फ महिलाएं यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। देखिए, निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग जो है यह चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, मतदाता सूचियों को तैयार करता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, चुनाव करवाता है, ठीक है। ये सारा जो कार्य होता है, आचार संहिता तैयार करवाना जो होता है ना, ये सारा कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। तो इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? कब कराए गए थे? 1952 में कराए गए थे। देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है, तो देखिए सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। तो यहाँ पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसे क्यों गठित किया जाता है? ये सिर्फ इसलिए गठित किया जाता है यह डिसाइड करने के लिए कि जो विधानसभा में जो सीटें भरी जानी हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। तो जो 200 सीटें हैं यह कैसे डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? यह परिसीमन आयोग ने डिसाइड किया है। तो परिसीमन आयोग का यही कार्य है। जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद प्रति व्यक्ति कितने उम्मीदवार होने चाहिए यह डिसाइड करता है परिसीमन आयोग, ठीक है। तो देखिए 1952 में पहली बार, स्वतंत्रता के बाद पहली बार आम चुनाव संपन्न कराए गए थे, याद रखिएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यह हुआ था 1926 में। देखिए 1926 में काफ़ी समय लग गया, फिर भी देखा जाए तो देखिए भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? कब किया गया था? देखिए याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 1989 में। 1989 में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया आयु सीमा को, है ना, मतदान करने की जो आयु सीमा है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है अभी वर्तमान में? क्या है अभी हमने देखा? यह है 18 वर्ष, है ना। देखिए 1989 से पहले ना इसको 21 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इनको बाद में समझ में आया कि नहीं, यह गलत है, 18 वर्ष सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? नाम याद रखिएगा, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, सुकुमार सेन। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? यह कौन थी? यह थी वी.एस. रमा देवी। महिला आरक्षण बिल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अब हम इसे और भी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आप और अच्छा स्कोर कर सकें और आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएं कि महिला आरक्षण बिल क्या है। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो देखिए अभी तक 4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिशें और 27 साल का समय लगा है महिला आरक्षण विधेयक जो बिल है इसको पास करने में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, महिला आरक्षण जो बिल है यह 1996 में तत्कालीन एच.डी. देवगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। उस समय जो यह बिल आया था यह 81वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया था। उसके बाद देखिएगा साल 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस बिल को फिर से लोकसभा में पेश किया। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002, 3, 4 में भी पारित करने की कोशिश की, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इनके नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार थी, उस सरकार ने भी इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर राज्यसभा में पेश किया, लेकिन उस समय भी यह पास नहीं हो पाया। उसके बाद आप देखिएगा लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया, ठीक है। और 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद यह जो बिल है यह पास कर दिया जाता है। इसके पक्ष में 544
वोट पड़े और विरोध में 2 वोट पड़ते हैं। ठीक है, तो डेट आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 21 सितंबर 2023 को बिल राज्यसभा में पेश किया जाता है। सदन में मौजूद जितने भी 214 सांसद थे सभी ने इस बिल का समर्थन किया और इस बिल को पास कर दिया। इसके बाद देखिएगा इसके मुताबिक जो ये बिल पास किया गया है इसके तहत देखा जाए तो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। देखिए लोकसभा में जो 543 सीटें हैं, अगर देखा जाए 33% का अर्थ क्या निकलता है यहाँ पर, तो 543 सीटों में से 181 जो सीटें हैं यह महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा अभी लोकसभा में 82 महिला सांसदें शामिल हैं, लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे 181 महिला सांसदें हो जाएंगी। यह जो आरक्षण है यह सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए ही लागू है, मतलब कि राज्यसभा और राज्य की जो विधान परिषदें हैं ना इनके लिए नहीं है। यह सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए ही है, आपको याद रखना है, राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए नहीं है। अब देखिए अब ये जो बिल है यह विधानसभाओं में भेजा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से तो पास हो चुका है, लेकिन अब इस बिल को विधानसभाओं में भेजा जाएगा, जहां से 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास यह भेजा जाएगा, उनके हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद यह कानून बनेगा। ठीक है, तो जो विधानसभाएं हैं वहाँ से 50% ही इसको पारित हमें करवाना है। अब देखिए संसद के विशेष सत्र में ये जो जितना भी हुआ है, ये जो बिल पास हुआ है ना, यह कौन से सत्र में पास हुआ है आपको याद रखना है। देखिए संसद के विशेष सत्र में यह पास हुआ है। यह जो बिल है यह केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया था उसमें इसे पारित किया है। 22 सितंबर को खत्म होने वाला यह जो विशेष सत्र है यह 21 सितंबर को ही राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पास हो जाने पर ही खत्म कर दिया गया। मतलब जो ये विशेष सत्र बुलाया गया था ना, ये 18 से लेकर 22 सितंबर के लिए ही था, है ना, यहाँ तक चलना था। लेकिन जब यह 21 सितंबर को ही राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो 21 सितंबर को ही विशेष सत्र को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किस ड्यूरेशन में इसको पास किया गया है आपको याद रखना है। देखिए जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, इनके साथ बहुत सारे जो विपक्षी सांसद हैं, इनका यह कहना है कि इस विधेयक को फौरन अमल में लाया जाना चाहिए। मतलब जो 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें इसको अमल में लाया जाए और जो 33% जो महिला आरक्षण है उसको लागू कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी का कहना है, लेकिन सरकार यह कह रही है कि संविधान में दी गई प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आरक्षण को लागू करना उचित है। अब जो ये जो चर्चा का विषय है इसका अर्थ क्या हुआ इसे हम समझते हैं। देखिए इसे समझते हैं। देखिए अभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन्हें 2001 की जनगणना के अनुसार 2002 में गठित आयोग ने तय किए थे, है ना। देखिए जो जनगणना हुई थी ना 2001 में, यह जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो परिसीमन आयोग है उस 2002 में जब इसे गठित किया गया था परिसीमन आयोग को, तो उसने उस समय यह बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से सिर्फ 68 ही विधानसभा के उम्मीदवार होंगे, मेघालय से 60 ही होंगे और मिजोरम से 40 होंगे। मतलब ऐसे कुछ डिजिट यहाँ पर फिक्स कर दी गई, कुछ संख्याएं जो बिल्कुल फिक्स कर दी गई थी। 2002 में जो गठित हुआ था ना परिसीमन आयोग, इसने बिल्कुल फिक्स कर दिया था। तो जो 2001 में जो हुआ था जनगणना हुई थी उन्हीं के अनुसार अभी तक 2026 तक यह चलेगा, है ना। अभी तक 2023 में भी यही चला था, लेकिन 2026 तक भी यही चलेगा। अगर 2026 तक सिर्फ यही चलना है तो जो अब जो 33% जो महिला आरक्षण दे रखा है आप लोगों ने, तो ये 2026 तक जो भी चुनाव होंगे उससे पहले मतलब हम ये लागू कर ही नहीं सकते हैं। देखिए इसको और समझते हैं। जो 84 संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2001 में, इसके द्वारा संविधान के जो अनुच्छेद 82 है उसमें और 173 की जो शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। 2026 के बाद पहली जो जनगणना होनी है या 2031 में होगी। इसका अर्थ वही हुआ है कि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो परिसीमन आयोग ने जो फिक्स कर दी है कि उत्तर प्रदेश से सिर्फ 403 ही विधानसभा की सीटें होंगी, ये जो फिक्स कर रखा है ये 2026 तक ही चलना है।
2026 तक चलेगा। अगर इसके बाद भी इसको और आगे तक कंटिन्यू करना है तो वापस यहाँ पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन 2026 के बाद अगर इसमें बदलाव करेंगे तो उसके बाद देखिए 2026 के बाद जो जनगणना होनी है यह 2031 में जनगणना होगी। 2031 में जब जनगणना होगी उसके बाद अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की संख्या है ये 403 से बढ़कर के 500 के आसपास, एक हम मान लेते हैं 500 के आसपास यह पहुँच जाएगी। तब इस चीज़ को लागू कर सकते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल जो है पारित किया गया है 33% वाला, अब ये तब जाकर लागू किया जा सकता है। उसके पहले लागू नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ है। बस यही दो बातें यहाँ पर अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसको तत्काल लागू कर दे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नहीं, जो संविधान में लिखा हुआ है उसके तहत हम चलेंगे अभी। ठीक है, यही इसका अर्थ हुआ। देखिए, अगर जनगणना योजना के अनुसार होती है 2031 में हो जाती है तो महिला आरक्षण जो है यह 2029 के चुनाव के बाद ही वास्तविकता में आ सकता है ना, उससे पहले तो नहीं आ सकता, क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ है। और हमारे भारत देश के लिए संविधान सबसे ऊंचा है ना, कोई पार्टी वगैरह कोई भी ऊंची नहीं, संविधान हमारे लिए सबसे ऊंचा है। तो देखिए, परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य जो होता है ना, ये क्या है अभी हमने समझ लिया। देखिए, इसका अर्थ यही है, परिसीमन आयोग का क्या कार्य है, जो हाल ही में जनगणना होती है उसके आधार पर विभिन्न विधान सभाओं एवं लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। ठीक है, मतलब ये जो संख्याएं जैसे अभी हमने देखी है कि जैसे राजस्थान में 200 संख्याएं हैं, 200 विधानसभा की जो सीटें हैं इसको बढ़ाना है या घटाना है, ये कार्य है परिसीमन आयोग का। और ये कार्य कब होगा, जब जनगणना होगी उसके बाद होगा, है ना। लेकिन फिक्स कर दिया गया है 2026 तक, तो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। जब इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं तो आरक्षण कैसे देंगे 2026 से पहले, है ना। तो उसको पूरी तरह से लागू, मतलब उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, भले पास जरूर हो गया है यह आरक्षण बिल, लेकिन उसको लागू नहीं कर सकते अभी। देखिए, जो परिसीमन आयोग है यह 1952 में गठित किया गया था, है ना। जनगणना हुई थी, उसके बाद कुछ संख्याएं इसमें रखी गई थी कि उत्तर प्रदेश से विधानसभा की कितनी सीटें होंगी। उसके बाद परिसीमन आयोग 1962 में गठित किया गया, इसमें संख्याएं और बढ़ गई थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की। उसके बाद परिसीमन आयोग जो है 1972 में गठित किया गया, उसके बाद 2002 में आखिरी बार गठित किया गया 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आई होप यह आप समझ गए होंगे। इजी है टॉपिक, ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न वाला नहीं है, बस आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। और जितना आप इसको समझेंगे उतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे देखिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। क्या होगा इसका सही उत्तर, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई है तो देखिए, थोड़ा सा न्यूज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है, क्योंकि चीज़ें समझने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ना डिटेल में समझना होगा। सबसे पहले तो आपको हमारा भारतीय संविधान क्या है यह अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप यह समझ पाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।